जय हिंद दोस्तों। 1 दिसंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज के करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक चीन के ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए जाने वाले डाउनस्ट्रीम बांध से संबंधित है। चीन में विद्युत आपूर्ति करने वाली कंपनी पावर चाइना तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र के साथ मिल करके 5 वर्ष की एक योजना बना रही है, बांध बनाने की योजना। इस बांध को बनाए जाने का उद्देश्य विद्युत उत्पादन करना है। इस बांध के बन जाने से भारत में ब्रह्मपुत्र का जो 35% पानी आता है, उस पानी को चीन अपनी तरफ मोड़ लेगा। न केवल मोड़ लेगा बल्कि बांध के बन जाने से भारत में बाढ़ की चुनौती भी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि बांध के बन जाने से चीन ब्रह्मपुत्र के पानी को जो भारत में आता है, क्योंकि जो बांध बन रहा है वो तिब्बत में बन रहा है। एक मैप से समझ लेते हैं इसको। ये ऐसे करके इंडिया है, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे निकलकर भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और यहाँ पर तिब्बत है और यहीं पर वो बांध बन रहा है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र में आने वाले पानी को न केवल चीन नियंत्रित करेगा बल्कि पानी की गुणवत्ता भी खराब होगी। जो भारत में ब्रह्मपुत्र का पानी है तो उसकी गुणवत्ता खराब होगी, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा और जब मन करेगा चीन इस पानी को अपने अनुसार अपने हिसाब से जब भी चाहेगा वो बांध को खोल करके भारत में बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तो भारत के लिए ये चिंता का विषय बन रहा है। आप जान ही रहे हैं, भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध बना ही रहता है और उसी गतिरोध को समाप्त करने के बजाय चीन ऐसी हरकतें करके भारत के साथ अपने संबंधों को खराब कर रहा है। उसको भारत को घेरने की योजना के तौर पर देखा जा रहा है। ये कोई बांध बनाकर भारत को घेरने का पहला प्रयास नहीं था, बल्कि 2015 में भी उसने तिब्बत के जंगुम में पहली जल विद्युत परियोजना का संचालन किया गया था और इस जंगुम परियोजना को दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाले जल विद्युत स्टेशन के रूप में माना जाता रहा है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? जंगुम है, जो कि तिब्बत में चीन के द्वारा इसे बनाया गया था। अब ये जो डाउन स्ट्रीम बांध है ये ब्रह्मपुत्र के निचली धारा पर बनाया जा रहा है, जबकि मध्य और ऊपरी धारा पर भी चीन ने बांध बना रखे हैं। डगमग, जिएक्सू और जियाचा ये ऊपरी और मध्य ब्रह्मपुत्र पे ये बांध बनाए जा रहे हैं, विकसित किए जा रहे हैं। और देखिए, भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर जल बंटवारे का कोई समझौता नहीं है। अगर कोई भी नदी, एक चीज याद रखिएगा, कोई भी नदी अगर एक देश से दूसरे देश में प्रवाहित होती है, भले ही किसी भी देश से निकल रही हो और दूसरे देश में जा रही हो, तो दोनों के बीच में उस नदी के जल को लेकर के एक बंटवारा या एक समझौता होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भारत और चीन के बीच में कोई बंटवारा नहीं है। यहाँ तक कि जब 2002 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य गतिरोध हुआ था, तो उस समय जो जल को लेकर के जल को लेकर के एक सामान्य जानकारी एक दूसरे के द्वारा दी जाती है एक दूसरे को, उसको भी देना बंद कर दिया गया था। और बाद में 2018 में उस जल के डेटा को साझा करना हालांकि फिर से उसने शुरू कर दिया है। अभी उसने तिब्बत के साथ मिल करके, तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र के साथ मिल करके इस बांध को बनाने की योजना बनाई। भारत का इस मुद्दे पर क्या स्टैंड हो गया तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग या सियांग नाम से जाना जाता है और ये मानसरोवर झील के पास चेम यंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। मैप में देख लीजिए कहाँ से निकलती है। ये देखिए इंडिया का मैप है ऐसे, और यहाँ पर कैलाश पर्वत है और यहीं पर मानसरोवर झील है और यहीं से निकलती है। और निकलने के बाद में इसके आगे एक मैप मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ये यहाँ से निकलती मानसरोवर के पास से और निकलते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है और इसका ब्रह्मपुत्र नदी का 35% बहाव पूरा होता है भारत में। तिब्बत में यारलुंग के नाम से, जंगबो के नाम से, असम में लोहित के नाम से, दिलो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश, जैसे मैंने चर्चा की, अरुणाचल प्रदेश के रास्ते, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। अब इसकी देखिए, जो बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं उनमें लाशा, न्यांग, लोहित, धनसिरी और कोलांग है, जबकि दाहिनी तरफ की जो सहायक नदियां हैं उनमें कामेंग, मानस, बेकी, रेडक, तीस्ता और सुबनसिरी हैं। सुबनसिरी को हमेशा याद रखिए कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक
केंद्र सरकार के द्वारा एक विधेयक लाया जा रहा है। यह संशोधन विधेयक होगा, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक। इस संशोधन विधेयक को लाए जाने का मुख्य उद्देश्य है भारत में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना। देखिए, प्रतिस्पर्धा क्या होती है? जब किसी भी एक क्षेत्र को या किसी भी एक कार्य को एक से अधिक व्यक्ति करते हैं, तो उस कार्य को करने के लिए उन सभी प्रतिभागियों के लिए एक समान अवसर देना, एक समान माहौल देना। इस एक जैसे माहौल में यदि वो काम करते हैं तो इसे वो प्रतिस्पर्धा में काम कर रहे हैं। यदि किसी एक के लिए कोई खास माहौल बना दिया जाएगा तो क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा ही खत्म हो जाएगी। जैसे कि आप एग्जाम देते हैं और एग्जाम में सबके लिए एक पैटर्न रहता है, एक एग्जाम रहता है, एक जैसा सिलेबस रहता है और सबके लिए एग्जाम पास करने की एक नियत कैटेगरी रहती है। यदि किसी को नकल करा दी जाए तो इसका मतलब है कि प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। तो भारत में कार्य करने के लिए कंपनियों को भी ऐसा ही माहौल दिया जाता है कि किसी के प्रति कोई भी झुकाव ना हो, जिससे अन्य कंपनियां भी कार्य कर सकें। अगर इसको दूसरे उदाहरण समझें जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वर्तमान में जियो कंपनी चल रही है और कुछ समय पहले तक भारत में कई कंपनियां चल रही थी, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, टेलीनार, एयरसेल, ऐसे कई कंपनियां थी। लेकिन जियो के आ जाने से कई कंपनियां बंद हो गई। माना जा रहा था कि जियो ने इतना भारी निवेश करके इतनी सरल दरों पर जो टेलीकॉम की सुविधाएं उपलब्ध कराने लगी कि उतने कम दरों पर अन्य कंपनियों के लिए वो सुविधाएं उपलब्ध करा पाना संभव नहीं था। इस कारण से अन्य कंपनियों को अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा का माहौल ही नहीं रहा, क्योंकि इसे कुछ विशेष सहायता मिल गई जियो कंपनी को, किसी की भी द्वारा मिली हो। इतना अधिक निवेश करके पूरे प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दिया गया। इस प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, ताकि प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण को रोका जा सके और यदि कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना उस पर लगाया जा सके। और ऐसे मामलों को निपटाने के लिए जो प्रतिस्पर्धा को खत्म करते हैं उनके लिए एक नया निपटान तंत्र भी बनाया जाएगा, जो जल्द से जल्द निपटान करेगा सभी मामलों का। अभी वर्तमान में जो केंद्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसके महानिदेशक को केंद्र नियुक्त करता है, लेकिन इस संशोधन के आ जाने से, इस विधेयक के आ जाने के बाद इसके जो महानिदेशक है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, उसके प्रमुख को नियुक्त करने के लिए भी एक ढांचा बनाया जाएगा। अब देख लेते हैं केंद्रीय प्रतिस्पर्धा या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में। और CCI कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया, गठन इसका 14 अक्टूबर 2003 में हुआ था और इसको एक अधिनियम के तहत प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 के अंतर्गत गठित किया गया था। इसमें एक चेयरपर्सन और 6 सदस्य होते हैं। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इस प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन और सदस्यों को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इस आयोग का यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाली जितनी भी प्रथाएं हैं उनको समाप्त करना और कस्टमर्स के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। वर्तमान अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता हैं, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हम्पबैक डॉल्फिन, यानी कि एक डॉल्फिन होती है जिसके पीठ में कुबड़ निकला होता है, उससे संबंधित है। इसे मुंबई तट के पास बांद्रा वर्ली समुद्री लिंक के पास देखा गया है। ये जो हम्पबैक डॉल्फिन है ये IUCN की रेड लिस्ट में आती है और ये लुप्त प्राय की श्रेणी में आती है, यानी कि वर्तमान में इनकी संख्या बहुत कम है और कभी कभार ही देखने को मिलती हैं। और जब इनके देखने का समय होता है उससे पहले ही ये दिख गई हैं। सामान्य रूप से ये भारत से दक्षिण अफ्रीका के बीच में, ये देखिए भारत का ये जो एरिया है हिंद महासागर का, और यहाँ पर ऐसे दक्षिण अफ्रीका है, इस एरिया के बीच में ये देखी जाती है हिंद महासागर में। भारत में डॉल्फिन जो है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित है। यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत भारत में डॉल्फिन संरक्षित है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन को बचाने के लिए, डॉल्फिन के बचाव के लिए चलाया गया था। 2020 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट डॉल्फिन, याद रखिएगा। 10 साल की परियोजना है जिसमें कई संगठन और मंत्रालय शामिल हैं। नदी और समुद्री डॉल्फिन के संरक्षण के लिए इसे लॉन्च किया गया था। यह जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, यह डॉल्फिन के संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करेगा और उनके अवैध शिकार को रोकने का प्रयास करेगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस के बारे में। 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसके बारे में देख लेते हैं।
इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करना है और इस जागरूकता के तहत लोगों को एड्स के लक्षण के बारे में बताना है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इसके उपचार क्या हो सकते हैं, इसके होने के कारण क्या हो सकते हैं, इनके बारे में जानकारी देना होता है। क्योंकि एड्स अभी तक लाइलाज है, इस कारण इस महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए जागरूकता ही सबसे बेहतर बचाव का तरीका है। तो इसलिए इसमें कई अभियान चलाए जाते हैं ताकि HIV एड्स से ग्रसित लोगों की मदद किया जा सके और अन्य लोग इस बीमारी की चपेट में न आए, इसके लिए भी उन्हें जागरूक किया जा सके। विश्व में एड्स का जो पहला मामला था वो कांगो में आया था 1959 में। ये तो पहला मामला था, लेकिन बीमारी खुलकर 1980 के समय में 1980 की शुरुआत में आया कि एड्स जैसी भी कोई एक बीमारी होती है। साइंस एंड टेक की क्लास में जब बायोटेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे तो बायोटेक में एड्स कैसे फैलता है, किन किन अंगों को प्रभावित करता है और कैसे प्रभावित करता है, इसको भी हम लोग बेहतर ढंग से समझ लेंगे। अभी तो संक्षेप में सारी चीजों को करंट अफेयर के रूप में पढ़ रहे हैं। भारत में पहला मामला 1986 में आया था और एक चीज याद रखिएगा, जब -60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होता है तो HIV के विषाणु मर जाते हैं। पहला एड्स दिवस 1988 में मनाया गया था। तब से 1988 से लेकर के प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को ये दिवस लगातार मनाया जाता रहा है। आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। करंट अफेयर्स का लगातार नोट्स आप बनाते रहिए, क्योंकि आपके प्रीलिम मेंस में बार बार कह रहा हूँ कि आने वाले समय में प्रीलिम और मेंस दोनों में सारे के सारे करंट के टॉपिक आपके इस करंट अफेयर की सीरीज से ही मिलेंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी चार्ज नहीं। आने वाले समय में केवल मेंस के लिए करंट अफेयर शुरू होने जा रहा है। अगर आप कोई भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट पर संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तैयारी से जुड़ी हुई, चाहे वो UPSC के IAS से हो या UPPSC के PCS से हो, आप मैसेज करेंगे, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। चाहे प्रीलिम्स की हो, मेंस की, कोई भी हो। किसी भी प्रकार के कोर्स की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे पोर्टल पर जाकर के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, वहां पर जाकर के ले सकते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद।